अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी मशहूर लेकिन लोगों को तंग करने वाली बीमारी जिसका नाम है, उर्दू में हम उसको बवासीर कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम इसको हेमरॉइड्स कहते हैं, पंजाबी में हम कहते हैं कि मोके बाहर आना, मतलब ये कि जो हेमरॉइड्स है उनका बाहर आना या मोकों दी बीमारी। तो ये तीन इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि आप ये सुन सकते हैं। तो बवासीर दरअसल होती कब है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आप कब्ज़ से बच जाते हैं, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं, तो आप समझें कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो हेमरॉइड्स हैं, जो बवासीर हैं, आप उससे भी बच जाएंगे। क्योंकि ये क्यों होती है कि हमारा जो बड़ा पेशाब या पखाने की जगह होती है जिसको हम एनल रीजन कहते हैं, वहाँ पे जो वेन्स होती हैं, वहाँ पे जो खून की वो नालियाँ जो खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ लेके जाती हैं, तो इस हिस्से से खून को दिल की तरफ लेके जाने वाली जो वेन्स होती हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं, वो जब सूजना शुरू हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं हेमरॉइड्स। ये किन लोगों में सूजती हैं? दो कैटेगरीज बहुत मशहूर हैं। एक, जिनको कब्ज़ हो, ठीक है, और उनका कब्ज़ का जो दबाव पड़ता है इस हिस्सा पे, और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? वो जो जिगर के मरीज़ होते हैं, क्योंकि जिगर के मरीज़ जो खून है जो दिल तक पहुंचता है इन नालियों के ज़रिए, वो जिगर से होके पहुंचता है, तो जिगर ख़राब हुआ होता है तो उनमें भी यहाँ पे दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर वो कैटेगरी, अगर कोई शख्स वज़न बहुत ज़्यादा उठाता हो, कोई बॉडी बिल्डिंग करता हो, किसी को हर वक्त खांसी रहती हो, तो ये छोटी कैटेगरीज़ हैं। लेकिन सबसे बड़ी कैटेगरी वो लोग हैं जिनको कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उनकी ये नालियाँ फूल जाती हैं, तो ये फिर हेमरॉइड्स को जन्म देती हैं। हेमरॉइड्स या बवासीर दो किस्म की होती है, अंदरूनी या इंटरनल हेमरॉइड्स और बैरूनी या एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंटरनल हेमरॉइड्स सिर्फ अंदर रहेंगी, खून की नालियाँ सूजी हुई होंगी। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स बाहर आ जाएंगी और सूजी हुई होंगी। इस पता कैसे चलता है कि किसी को हेमरॉइड हैं? या तो लोगों को जो पखाने वाली जगह है, जो स्टूल पास करने वाली जगह है, वहाँ से खून आना शुरू हो जाएगा। मोके या हेमरॉइड्स या ये जो मवाद है ये बाहर लटका हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ खून आएगा। एक तो वो होते हैं, इनको हम इंटरनल हेमरॉइड वाले पेशेंट कहते हैं। दूसरे होते हैं वो जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं, कि जिनका खून भी आ सकता है, लेकिन फिर ये हेमरॉइड्स भी बाहर आते हैं। ये खून की नालियाँ सूजने के बाद खुद भी और इनके इर्द गिर्द की जिल्द जो होती है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, तो इनको हम एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं। ये एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की डिग्री होती है कि जो हेमरॉइड्स की, कि कुछ ऐसे हैं जिनको हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं कि सिर्फ सूजते हैं, बाकी कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। सेकंड डिग्री में ये बाहर निकलते हैं लेकिन फिर खुद ही अंदर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री हेमरॉइड्स या बवासीर की तीसरा दर्जा वो होता है जिसमें ये बाहर निकलेंगे हेमरॉइड्स या बवासीर, लेकिन फिर इनको पुश कर सकता है मरीज़ खुद ही अंदर। लेकिन चौथी कैटेगरी वो है जहाँ पर ये हेमरॉइड्स बाहर ही लटके रहते हैं, मौके बाहर ही रहते हैं, तो ये चौथी और सख्त कैटेगरी है। यानी ब्लीडिंग हो सकती है पखाने वाली जगह से, और ये बाहर मौके आ सकते हैं, या वहाँ पे हर वक्त ख़ारिश रह सकती है। तो ये मेन अलामात होती हैं, और दर्द भी ज़ाहिर है बाज़ मरीज़ों को बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ को कम होती है। फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं हेमरॉइड्स के साथ। क्यों ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को दिखाना? देखिए, अगर आपको ब्लीडिंग होती रहती है तो खुदा न खास्ता आप खून की शदीद कमी का लोग शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को बाज़ कमी हो जाती है। एक तो ये वजह है, और दूसरा हो सकता है हेमरॉइड्स की वजह से ही अल्ट्रासाउंड जब किया जाएगा बाद में, तो जिगर की बीमारी भी पकड़ी जा सकती है। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है, और फिर जब आपका पखाने वाली जगह का मुआयना करता है तो उसको वैसे ही पता चल जाता है कि हो सकता है आपको हेमरॉइड्स ही हों। दूसरे स्टेप पे डॉक्टर आपका DRE करता है, इसे कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, कि वो अपनी उंगली पे एक कोई ऐसी चीज़ लगा के, जेल वगैरह लगा के ताकि आपको दर्द कम से कम हो, तो वो उंगली से पखाने वाली जगह का मुआयना करके अंदाज़ा करता है कि अंदर ब्लीडिंग तो नहीं है या अंदर कोई चीज़ फूली तो नहीं हुई है। इसे DRE कहते हैं। इसके अलावा फिर बाज़ औक़ात वो कोई छोटा मोटा कैमरा डाल के या कुछ आलात डाल के भी चेक करता है। एक को हम कहते हैं प्रोक्टोस्कोपी या एनोस्कोपी। एनल रीजन सबसे बाहर वाला पखाने वाली जगह का रीजन होता है, स्कोप होता है देखना, एक छोटी सी स्कोप डाल के देखते हैं। प्रोक्टो कहते हैं कि जो इससे ऊपर का एरिया होता है उसे रेक्टम कहते हैं, उसको जब देखा जाता है जहाँ पे ये हेमरॉइड्स बने हुए होते हैं तो उसे प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। इससे ऊपर जो बड़ी आंत का हिस्सा होता है उसे सिग्मॉइड रीजन कहते हैं, अगर उसको भी देखना तो उसे सिग्मॉइडोस्कोपी कहते हैं। तो ये कैमरा की बात का ज़रूरत नहीं ना भी पड़े तो सिर्फ ये स्कोप डाल के चेक किया जा सकता है कि किसी को हेमरॉइड्स हैं या नहीं हैं।
एक दफ़ा दोस्तों पता चल जाए कि किसी को हेमरॉइड्स हैं तो साथ ही फिर कुछ इलाज तजवीज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो तो क्रीम दी जाती है जिससे वो दर्द ठीक होता है, लिडोकेन वगैरह उसके अंदर होती है, तो जेल लगाई जाती है ताकि पखाना करने से पहले, जाने से 10-15 मिनट पहले क्रीम लगा ली जाए, तो उसकी वजह से फिर ये दर्द कम होगा। क्योंकि जब आपको कब्ज़ हो, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो, तो जब भी आप बड़ा पेशाब करेंगे तो ये हेमरॉइड्स तंग होंगे, ये ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ये आपको बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे। इसके अलावा अगर बाज़ का सोजिश हुई होती है इसी जगह पे बहुत ज़्यादा, तो स्टीरॉयड की क्रीम दी जाती है लगाने के लिए, वो उससे भी फ़ायदा होता है। और बाज़ का फिर आप लोगों को कहा जाता है कि आप सिट्स बाथ लें। सिट्स बाथ क्या होते हैं कि नीम गर्म पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए आपको कहा जाता है कि आप बैठें, ताकि जी ऐसे ही जैसे आप बड़े पेशाब के लिए बैठते हैं तो इसी तरह से आप 10 से 15 मिनट के लिए बैठेंगे, वो भी आपको फ़ायदा देता है। और इसके अलावा फिर जो मज़ीद डॉक्टर आपके जो हेमरॉइड्स के लिए कर सकता है, जो सबसे अहम काम है वो है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कुछ जो दवाई या कब्ज़ ख़त्म करने वाली दवाई, जिसको हम लैक्सेटिव कहते हैं, जिसको हम स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, तो वो सिरप देगा, गोलियां देगा, ताकि आपको कब्ज़ ना हो, या आप बात ज़हन में रखें। साथ ही आपको कहा जाएगा कि आप ज़्यादा फाइबर वाली दवाई खाना खाएं, फल सब्जियां खाएं, केला वगैरह खाएं, ताकि आपको कम से कम यानी कब्ज़ रहे। कोशिश होती है अक्सर लोग कि ये दवाई देने से, और बाज़ का हम ट्रानिक्सेमिक एसिड की कैप्सूल्स होते हैं जो खून रोकने वाले होते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। और भी इस तरह की 2-4 गोलियां होती हैं जो आपको एडवाइस की जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखें कब्ज़ ठीक कर ली तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। अगर आपको जिगर का प्रॉब्लम है तो फिर ज़ाहिर है कि दूसरी बात है। तो अगर इन चीज़ों से ठीक हो जाता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं ठीक होता तो डॉक्टर इस जगह पे जहाँ पे आपको मोके होते हैं, जहाँ पे आपको बवासीर होती है, जहाँ पे आपको हेमरॉइड्स होता है, तो वहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाता है। उस इंजेक्शन लगाने से भी ये एरिया सिकुड़ जाता है ताकि आपको ये तंग ज़्यादा ना करे। लेकिन अगर हर चीज़ फेल हो जाए तो फिर सर्जरी ही करनी पड़ती है। फिर जो जनरल सर्जन होता है वो इन हेमरॉइड्स को, जहाँ पे ये वेन्स हैं फूली हुई हैं और इनके साथ ही इर्द गिर्द का एरिया फूला हुआ है, तो उसको वहाँ से हटा देता है। इसको हम कहते हैं हेमरॉइडेक्टमी। एक्टमी हमेशा कहते हैं जब किसी चीज़ को वहाँ से काट के और अलहदा कर दिया जाए। तो हेमरॉइड्स को सर्जरी करके वहाँ से हटा देना, वहाँ से ख़त्म कर देना, इसको हेमरॉइडेक्टमी कहते हैं, और ये जनरल सर्जन करता है। अगर आपका हेमरॉइड्स ठीक हो जाए, लेकिन अगर फिर भी आप अपनी कब्ज़ को, कॉन्स्टिपेशन को ठीक ना करें, तो ये दोबारा हो जाएगा। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रिवेंशन है कि आप कब्ज़ मत होने दें। इसका इलाज है कि जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं, लेकिन दोबारा ना हो जाए, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। दोस्तों, ये है बवासीर के बारे में वीडियो। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।